हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के हम ऑलरेडी जो है वो 440 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 441 से शुरू करेंगे। अगर अभी आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। यह वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, आपके कंपटीशन के लिए या फिर आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 441 क्वेश्चन। स्टेटमेंट है हमारे पास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमें बताना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो कितना होगा। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट में से है। हमें मास बताना है, हमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितना होगा, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास हमें बताना है। तो उसके लिए हमें मोल कंसेप्ट को यूज करना होगा। हमें बेसिकली दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला तो हमें ये चाहिए कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये मास होता है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें ये चाहिए कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1 मोल इज इक्वल टू होगा हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हमें 1 का मास पता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज 6.02 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन का मास कितना, 9.1 इंटू 10⁻31। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.55 मिलीग्राम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0.55 मिलीग्राम। जो मास होगा वो होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास होता है 0.55 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 442। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर 70 इज, हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं जिंक पॉजिटिव आयन के अंदर, जिसका मास नंबर जो है वो हमें दिया हुआ है 70। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं मास नंबर माइनस करते हैं उसमें से एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हमें मास नंबर जो है वो 70 गिवन है और जिंक बोला गया है। जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 20, इसका होता है 30। जिंक का हमारे पास एटॉमिक नंबर हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 30 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो होंगे 40। यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ताकि आप इसमें से 2 कम कर दो। ऐसा आपको गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस का चार्ज आए या नेगेटिव का चार्ज आए, उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी बदलते ही नहीं है। तो ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। भले इलेक्ट्रॉन गेन हो, भले इलेक्ट्रॉन लॉस हो, न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं। इसलिए 42 के लिए हमारा ऑप्शन होगा 40। कैसे है, मास नंबर 70 था, एटॉमिक नंबर 30 है, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443। आगे हमारे पास सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो टॉपिक है जिसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, वो है कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा।
हमें ये जो आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम क्वांटा की वेवलेंथ पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी पता करेंगे, वेव नंबर पता करेंगे, वेलोसिटी पता करेंगे और उसकी एनर्जीज पता करेंगे। ये सारी जो है क्वेश्चंस आगे जो होंगे ये सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 443 क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी इन सेकंड इनवर्स ऑफ ए रेडियंट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 1000 ओमस्ट्रॉम इज, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है इन सेकंड इनवर्स में जिसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 1000 ओमस्ट्रॉम गिवन है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, जहाँ पे जो सी होती है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है और लैम्डा जो है वो हमारी वेवलेंथ है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ जो है वो हमें गिवन है 1000 ओमस्ट्रॉम, 1000 ओमस्ट्रॉम जो है वो हमें गिवन है। क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000 × 10⁻10 मीटर। 1 ओमस्ट्रॉम में जो है वो 10⁻10 ओमस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे 3 जीरोस, यहाँ पे 10 जीरोस, तो 3 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे बच जाएगा 10⁻7 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 10⁻7 मीटर। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -7 जो है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। ये आंसर आ गया। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट होगा। 443 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1000 ओमस्ट्रॉम एंड 6000 ओमस्ट्रॉम इज, हमें जो है वो रेशियो बतानी है फ्रीक्वेंसी की, सॉरी एनर्जी की जो है वो रेशियोज बतानी है कि क्या क्या होगी। और हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास hc/λ। यहाँ पे लैम्डा भी फिक्स रहने वाला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी जो है वो फिक्स रहने वाली है, सॉरी लैम्डा नहीं, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट भी फिक्स रहने वाला है। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी फिक्स रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी फिक्स रहेगी। मतलब कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लैम्डा के। तो हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे। पहले एनर्जी है हमारे पास E1, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है पहली के लिए 3000 ओमस्ट्रॉम। तो इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो है वो रेशियो ही निकालनी है। तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और E2 हमारे पास आ जाएगी 1/, मैंने इसीलिए बाकी सारी पुट नहीं करी है क्योंकि वो कैंसिल आउट ही होने वाली है। तो हमें ज़्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप कैसे करना है। रेशियो निकालनी है हमें। E1/E2 की रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 रेशियो E2, इनको डिवाइड करेंगे तो ये 6000 ऊपर आएगा, 6000 डिवाइड बाय 3000, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। आप डायरेक्टली, मैंने आपको इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक बताई, आप डायरेक्टली देख सकते थे, ये सारा ना सोच के आप सीधा देख सकते थे कि इसमें 3000 नीचे जाने वाला और इसका 3000 ऊपर आने वाला है, 6000 ऊपर आने वाला, मतलब कि ये टर्म बड़ी है और ये छोटी है, तो ये 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन लगा सकते थे, आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं। आप एच की वैल्यू मत पुट कीजिएगा, सी की वैल्यूज मत पुट की, वैल्यूज पुट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सारी आपस में कैंसिल आउट ही होनी है। एनर्जी जो है वो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, बाकी दो चीजें जो होती है वो कांस्टेंट ही रहती है, तो उनको पुट करने का कोई मतलब नहीं है जब हमें जो है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन सोल्व करने हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 445। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज, एनर्जी जो है वो ऐसे गिवन है हमारे पास पर एटम की। देन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, हमें वेवलेंथ बतानी है फोटोन की कितनी होगी। तो फिर से हम एनर्जी का ही रिलेशन लगाएंगे। हमारे पास एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा hc/E। तो हमें एनर्जी की वैल्यू गिवन है, हमें वेवलेंथ निकालना है, एच और सी की वैल्यू हमें पता ही होता है। एच जो है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 × 10⁸। एनर्जी जो है वो हमें गिवन है 3.03 × 10⁻19। अब हमें इसको सोल्व करना है और पूरा एग्जैक्ट सोल्व नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन देखने की कोशिश करेंगे कि कितना आएगा।
पहले तो पावर्स देखते हैं हमारे पास क्या आएगी। 34 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। 26 में से जो है वो 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, मतलब कि 10 की पावर -7 पावर रहने वाली है। इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 3 मान लेता हूँ, तो 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन लेके मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन आसपास जरूर आ जाएगा। तो मेरा ये बच गया 6.626 इंटू 10 की पावर -7। अगर मैं इसको 2 पॉइंट आगे खिसका लूँ तो ये हो जाएगा 662.6 इंटू 10 की पावर -9, मतलब कि ये मेरा बन गया 662 नैनोमीटर। 662 नैनोमीटर के आसपास जो है वो मेरा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। ये में 65 है यहाँ पे, इसमें 0.6 है, इसमें 6 है, ये है 656। तो हमारा आंसर यही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर थे, यही वाला ऑप्शन जो है वो क्लोज है। हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं करने हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने जो है वो 3 को इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मान के सोल्व किया ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A photon of red light having the wavelength 660 नैनोमीटर हैज एनर्जी इक्वल टू। हमें बताना है कि एक फोटोन रेड लाइट का है जिसकी वेवलेंथ हमें 660 नैनोमीटर दी है। हमें उसकी जो है वो एनर्जी बतानी है कि कितनी होगी। फिर से एनर्जी का ही फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी इज इक्वल टू, हमें गिवन क्या है, उसकी वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ वाले एच सी बाय लैम्डा फॉर्मूला लगेगा। एच की वैल्यू हमें गिवन है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा जो है वो हमें गिवन है 660 नैनोमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 660 इंटू 10 की पावर -9। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा दूँ तो नीचे एक 10 और आएगा, यहाँ से ये काट के हमारे पास 10 आ जाएगा, मतलब कि ये 100 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 इंटू 34 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर -26। नीचे क्या है -9, एक कम होगा, 2 कम हो जाएंगे तो ये बच जाएगी 10 की पावर -7। ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर, ऊपर प्लस हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19। 3 इंटू 10 की पावर -19 जूल जो है वो हमारा आंसर रहेगा। देखते हैं इस ऑप्शन में ऐसा 3 इंटू 10 की पावर -19, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 446 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 447। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन हैविंग द वेव नंबर 2 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। हमें जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसा कि हमें फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इक्वल टू होती है सी बाय लैम्डा, और 1/λ जो होता है वो इक्वल टू वेव नंबर होता है। तो हम लिख सकते हैं सी मल्टीप्लाइड बाय द वेव नंबर। तो हमारे पास वेव नंबर जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए जो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखेंगे वो सेंटीमीटर में लिखेंगे। वो हो जाएगी हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें वेव नंबर से। वेव नंबर जो है वो हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 14, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर 24 सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर 24। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 447 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 448। द वेवलेंथ ऑफ ए बीम ऑफ ए लाइट इज 25 माइक्रोमीटर, इट्स वेव नंबर इज। हमें जो है वेवलेंथ गिवन है 25 माइक्रोमीटर की। हमें जो है वो उसके वेव नंबर से बताना है कि कितना होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन सेंटीमीटर में है और 1 ऑप्शन मीटर में है। तो हमें ये देख करना पड़ेगा कि हम इसको किस में कन्वर्ट करें। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस में सेंटीमीटर है तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। तो हमारे पास जो वेवलेंथ है लैम्डा जो है वो हमें गिवन है 25 माइक्रोमीटर। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। अब इसको जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ। वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है। 1/λ कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 की पावर 4
ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। 1 को 25 से डिवाइड करेंगे, 1 को 25 से, तो 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। तो ये हो गया हमारा आंसर 4 × 10 की पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। 4 × 10 की पावर -2, सॉरी यहाँ पे माइनस का 4 था, माइनस का 6, माइनस का 4 यहाँ पे, तो फिर ये प्लस का 4 होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 4 × 10 की पावर 2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट होगा, 4 × 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे साइन की मिस्टेक की थी, -6 था तो माइनस का 4 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a photon of radiation of wavelength 400 Ångström has an energy E. The wavelength of photon of radiation having energy 0.5 E will be. हमें बोला है कि जो एक फोटोन है उसकी वेवलेंथ 4000 ओमस्ट्रॉम गिवन है, तो उसकी एनर्जी जो है वो E होती है। वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी जो है वो हाफ हो जाए तो उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी। तो उसकी वेवलेंथ जो है वो, अगर वो हाफ हो रही है तो उसकी वेवलेंथ को डबल हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ का। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम होती है, अगर एनर्जी आधी कम हो रही है तो मतलब कि जो हमारे वेवलेंथ है वो डबल हो रही होगी। तो पहले 4000 थी तो अब 8000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 450। अ सोडियम वेपर स्ट्रीट लैम्प एमिट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, सोडियम वेपर स्ट्रीट लैम्प एमिट्स अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन विड बी। हमें जो है वो वेवलेंथ गिवन है नैनोमीटर के अंदर, और हमें जो है वो इसकी फ्रिक्वेंसी बतानी है कि कितनी होगी। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास होता है c/λ। c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 × 10 की पावर 8, और वेवलेंथ जो है वो हमें गिवन है, वेवलेंथ हमें गिवन है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर, यानी कि 10 की पावर -9, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 17। अगर हम इसको डिवाइड करने चलेंगे तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स, पहले 3 जीरोज लगानी पड़ेंगी, इसको 3000 लगाना पड़ेगा, मतलब कि 3 पॉइंट लगेगा और उसके बाद 3 जीरोज आएंगे, तो इसकी 3 जीरोज कम हो जाएंगी, 10 की पावर 14 रह जाएगा ये। उसके बाद 3000 को अप्रोक्सीमेटली अगर हम 6 भी मान के चलें, 3000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 समथिंग आएगा, 5 के आसपास का नंबर आएगा। तो हमारे पास 5 के आसपास और 10 की पावर 14 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। पूरी कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 451। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग द फ्रीक्वेंसी 1000 ओम हर्ज इज। हमें जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी इस बार हमें गिवन है। तो फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू c/फ्रीक्वेंसी हो गया हमारे पास। तो ये हमें जो है वो सी की हो जाएगी 3 × 10 की पावर 8। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 1000 गिवन है, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 5, 3 × 10 की पावर 5। हमारे पास जो ये आंसर है ये मीटर में आया, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई भी मीटर में नहीं है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे तो ये 10 की पावर 7 बन जाएगा, 3 × 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है इसके लिए। 451 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, 3 × 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 452। फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। हमें जो है वो फिर से फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है, हमें जो है वो वेवलेंथ गिवन है। सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम फॉर्मूला, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चनों की अच्छी। तो c/λ हमें लगाना है। c क्या है, आपको कैलकुलेशन करने का भी तरीका आना चाहिए कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी जो है वो सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो यहाँ से 2 जीरोज कम करेंगे, 2 जीरोज है तो यहाँ से 2 जीरोज कम हो जाएंगी, यहाँ रह जाएगी 10 की पावर -7, -7 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 10 की पावर 15।
और यहाँ पे फिर सिर्फ 6 ये बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.5, ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर 15। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन में है 5, तो अगर हम इसका 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये आगे हो जाएगा 10 की पावर 14। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। 452 के लिए ऑप्शन ए राइट है, 5 इंटू 10 की पावर 14। हाँ, वैसे हमारा 15 आ रहा था लेकिन 0.5 था, 1 पॉइंट आगे जंप करेंगे तो यहाँ से 1 पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर 14 जो है वो रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैंक्स कांस्टेंट इज इन्ना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन्ना, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए। सेम से फिर से जो है हमें वेवलेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, एक बार हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में ही सोल्व करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने अब तक बहुत ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दिए, तो ये आप खुद से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 454। ये जो हमारे पास सारे क्वेश्चन रेडबर्ग और पाल्मर सीरीज के ऊपर जो है वो डिपेंड होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेव नंबर 4 of first line of the Balmer series of hydrogen atom is 15200 centimeter inverse. The wave number of the first Balmer line of the N2 पॉजिटिव इज, हमें जो है वो बताना है। हमें बाल्मर सीरीज के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो पहली सीरीज का दिया गया, हमें जो है वो बाल्मर सीरीज के लिए पहली लाइन का ही लेकिन लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए निकालना है। क्योंकि ये सारे जो हमारा जो कंसेप्ट था ये हमारा बोहर्स मॉडल से आया था। बोहर्स मॉडल्स जो है वो सारा का सारा हमारा हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे ही जो है वो एप्लीकेबल था, इसलिए लिथियम 2 पॉजिटिव जो है वो एक हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाइड होता है z का स्क्वायर। 1/λ जो है वो हमारा वेव नंबर के इक्वल भी होता है, जो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो z है वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन के केस में हमेशा 1 रहता है, इसलिए हम इसमें ये लिखते भी नहीं है। कई बार जब हम हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम ये चीज़ लिखते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, जिससे हमारे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम पूछा हो तब हमें इसको लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अब हमें पहले हाइड्रोजन के लिए बताया गया, मतलब कि वो इतनी वैल्यू हमें बताई गई है। फिर उन्होंने हीलियम के लिए पूछा, मतलब कि जो भी ये आंसर आ गया उसमें हीलियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, मतलब कि इस नंबर को अब हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से ही पता था तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा देखते कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इस नंबर को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 आएगा, उसके बाद 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, 9 5 45, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। 136,800 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो इसका आंसर होगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए था। हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला होता है और पीछे साथ में जेड स्क्वायर लगा होता है। हाइड्रोजन में 1 होता है इसलिए उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अब लिथियम था तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 होती है और हमने इसको 3 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 455, the wave number of the series limiting line for the Lehman series of the hydrogen atom is। तो ये इसमें जो है वो हमें लेमन सीरीज के लिए निकालना है, और लेमन जो सीरीज होती है, लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। कहीं से भी ट्रांजिशन होती है लेकिन वो आता जो है वो फाइनली 1 पे है, तो n1 की वैल्यू 1 रहती है लेमन सीरीज के लिए। क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग के लिए पूछा गया, तो लिमिटिंग का मतलब है कि n2 जो है वो इनफाइनाइट से आ रहा है, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है और n2 की वैल्यू हमें इनफाइनाइट पुट करनी है। तो हमारे पास r की वैल्यू हमें गिवन है 109,677, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 होगी, ये पूरी चीज 1 है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही था, जो कि रेबर कांस्टेंट था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 455 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। अगर आप ये आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते थे कि लेमन के लिए 1 होगा और इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब कि वो 0 हो गया तो 1 है, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 456, assuming Reber constant is this, the longest wavelength
वेवलेंथ लाइन इन द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब बनती है? जब हमारी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, मतलब कि सबसे पास वाली ट्रांजिशन में वेवलेंथ जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इसमें हमारे N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? R इंटू 1 कहाँ पे आ रहा है? 1 में आ रहा है। कहाँ से आएगा? आएगा वो सेकंड से, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पता नहीं, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी होते हैं जब हमारा सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है। इसकी वैल्यू हमें 109,678 गिवन है। ये 1 हो गया, -1/4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। इसको 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा हमारा इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 1215.8 ओमस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू आप याद भी रख सकते हो कि जो पहली ट्रांजिशन लाइन हो, जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है लेमन सीरीज के लिए, वो होती है 1215.8 ओमस्ट्रॉम। ये आप सभी की याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेमन की याद कर लो, बाल्मर की याद कर लो, ये दोनों ही ज़्यादा मेन है। तो इन दोनों की लॉन्गेस्ट और मिनिमम जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट की वेवलेंथ होती है हमारे पास 1215.8 ओमस्ट्रॉम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो। अगर आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल हो रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।